नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। आज जिनकी बात करने वाले हैं वो भारत का भविष्य है। उज्जवल है या अंधकार में, बेबसी में फंसा है या फंसा है सपनों के बाजार में, वो अकेले में रोता है, कभी कभी जिंदगी को खो दे। उठकर आंखें बाद में धोता है, पहले सिलेबस की किताबों को नजरों में पिरोता है। वो ना अच्छे से खा पाता है, ना सो पाता है, ना जिंदगी के बाकी रंगों को जी पाता है। बस एक उम्मीद, वो कल आएगा जो स्वर्णिम होगा, आज के दर्द को भुला देगा। सर्वांगीण विकास ना हुआ तो क्या हुआ, कुछ बन पाने का एहसास करा देगा। परिवार की उम्मीदों का बोझ उठा वो खुद को भुला, हर रोज सिर्फ एक दिन काट रहा है। एक छोटे से कमरे की कोठरी में, जिसे अंग्रेजी में हॉस्टल कहते हैं, यह कोचिंग इंस्टीट्यूट का बच्चा है, जिसको ना बैठने की सही जगह मिलती है, ना मुस्कुराने का वक्त, क्योंकि कुछ परिवार की उम्मीदों के नीचे दबा है, कुछ प्रतिस्पर्धा में घुट रहा है और बचा कुचा असफलता के डर के आगे नतमस्तक है। आज सवाल यह है कि एक तरफ कोचिंग फैक्ट्री है और दूसरी तरफ नया कानून है। क्या इन दोनों के बीच में बच्चे की स्थिति बर्गर के आलू की टिक्की जैसी है, जिसको दोनों तरफ से सिर्फ दबाकर खाया जा रहा है? क्या वाकई में नया कानून इस फंदे से बच्चों को बचा पाएगा? और ये जो शब्द हम स्क्रीन पर चला रहे हैं, क्या इन शब्दों के सही मायने से उसको रूबरू करा पाएगा? क्या वाकई में एक बच्चा सर्वांगीण विकास के साथ अपने सपनों को पूरा कर पाएगा? आज बात इसी पर। हम केवल कानून नहीं बना रहे, हम आने वाली पीढ़ियों को दिशा और दशा तय कर रहे हैं। कानून होना चाहिए, लेकिन क्या वाकई में वर्तमान में ऐसे कानून नहीं जो बच्चों को सुसाइड करने से रोक पाते? यकीनन विधेयक पास हो गया, लेकिन क्या यह तस्वीर बदल देगा? जो तस्वीर हम आपको दिखाने वाले हैं उसको जरा महसूस कीजिएगा, क्योंकि बच्चे की जिंदगी के अंतिम वक्त के लिखे हुए चंद शब्द हैं। जरा देखिए, वैसे तो ना जाने कितने ये शब्द हैं जिनको अगर हम दिखाने चलें तो एक भावनाओं की सुनामी आ जाए, लेकिन जरा देखिए। आई एम सॉरी पापा, मैं इस साल भी नहीं कर पाया। ये अंतिम शब्द हैं एक बच्चे के सुसाइड करने से पहले। दूसरा लेटर जरा देखिए। मम्मी पापा, आई कैन डू जेई, सो आई सुसाइड, आई एम अ लूजर, आई वर्स्ट डॉटर। सॉरी मम्मी पापा, यही लास्ट ऑप्शन है, यही लास्ट ऑप्शन। क्या वाकई में जो कानून हम बनाने जा रहे हैं, क्या वही अंतिम विकल्प है? ये सोचने से पहले क्या वर्तमान में जो कानून है, जो नियम है, क्या उनकी पालना हम करा पाए हैं? इसको समझने के लिए बीते 4 साल के एक आंकड़े से आपको रूबरू कराता हूं, क्योंकि ये आज विधानसभा के अंदर ही बताया गया है कि बीते 4 सालों में 88 कोचिंग छात्रों ने आत्महत्या की है। सीकर में 14 छात्रों ने, कोटा में 70 छात्रों ने आत्महत्या की। एक बच्चा जिसने जिंदगी को समझने से जिंदगी को खत्म करना आसान समझा। वजह क्या? कभी आर्थिक दबाव, कभी पारिवारिक दबाव, कभी कहा गया कि पढ़ाई का प्रेशर, तो कभी असफलता का दबाव। लेकिन क्या इन सब के लिए वो बच्चा जिम्मेदार है जिसको ये सजा मिलती है? क्या वाकई में आर्थिक बोझ के लिए बच्चा जिम्मेदार? क्या परिवार के सपनों के लिए बच्चा जिम्मेदार? क्या एक ऐसी जिंदगी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए या हॉस्टल के जरिए या प्रतिस्पर्धा के जरिए उसको मिलती है, जिसमें वो सांस नहीं ले पाता है, क्या उसके लिए बच्चा जिम्मेदार है? हम कानून बना सकते हैं, कानून की पालना क्या वाकई में करा सकते हैं? क्योंकि जयपुर से लेकर आप किसी जगह चले जाइए, क्या वाकई में जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए, क्या वो आर्थिक केंद्र बन रहा है? क्या वो बाजार बन रहा है? और क्या उस बाजार में सबसे बड़ा जो ग्राहक है वो बच्चा, जिसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, जबकि वो इस बाजार में सबसे ज्यादा कीमत चुकाता है? एक सर्वे आया 2017 में, कोचिंग छात्रों पर यह सर्वे था। मैं इसलिए दिखा रहा हूं
क्योंकि इस सर्वे को भी आए 8 साल हो गए हैं और यह समझना पड़ेगा आपको कि हर 2 महीने में, 1 महीने में क्यों बच्चा फांसी पर लटक जाता है। जरा इस रिपोर्ट पर गौर फरमाइए और देखिए जरा 2017 की रिपोर्ट क्या कह रही थी। गंभीर मानसिक बीमारी, इसके दबाव में 70% बच्चे थे। नींद की कमी, अवसाद से ग्रसित 40% बच्चे थे। इसके अलावा आत्महत्या के बारे में 30% बच्चे ऐसे थे जो सोच रहे थे कि वो सुसाइड कर ले तो ज्यादा बेहतर होगा। आप सोचिए, आंकड़े थे। परिवार का दबाव झेल रहे 25% बच्चे थे। क्या इन आंकड़ों के बाद किसी ने गौर फरमाया कि इन आंकड़ों को बदला जाए? आप सोचिए, 70% बच्चे, 70% बच्चे मानसिक दबाव से ग्रसित। यह कैसी एजुकेशन है जो बच्चों को मानसिक तौर पर मजबूत करने की जगह उन्हें और ज्यादा कमजोर करती है? आज ये सवाल आपको खुद से पूछने पड़ेंगे, क्योंकि डिप्रेशन की हर रिपोर्ट डराती है, सिर्फ 2017 की नहीं। ICMR STS अध्ययन हुआ 2023-24 के अंदर। इसमें 300 छात्रों पर यह अध्ययन किया गया, 150 कोचिंग से, 150 गैर कोचिंग से। इस दौरान कोटा के अंदर 14.25% मध्यम से गंभीर स्तर पर डिप्रेशन की शिकार रहे, जबकि 9.13% थोड़े से कम स्तर के थे। लंसन मेंटल हेल्थ सर्वे 2023 में हुआ, 600 से ज्यादा छात्रों पर हुआ। इसमें 40% बच्चे डिप्रेशन से प्रभावित थे। इसके अलावा टियर 1 शहरों में उच्च शिक्षा छात्र कोचिंग प्रभावित 2025 के अंदर सर्वे हुआ। इसमें 1628 छात्रों पर सर्वे हुआ। ये 8 टियर 1 शहर थे। आप अंदाजा लगाइए, 60% के आसपास हाई डिप्रेशन के शिकार और 30% बच्चों ने आत्महत्या की सोच को स्वीकारा। क्या वाकई में कानून सब बदल देगा? हम उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले बहुत कुछ हुआ है। एक मजबूत कानून की यकीनन जरूरत है, लेकिन क्या वो इस औद्योगिक बाजार पर कंट्रोल कर पाएगा? जहां एक कमरे के अंदर न जाने कितने बच्चों को भर दिया जाता है, क्या वहां उसे सांस लेने की इजाजत होगी? क्योंकि जो बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ये अपनी वजह से नहीं जा रहे। इसके लिए अभिभावक जिम्मेदार हैं, इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार है, इसके लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जिम्मेदार है। बच्चा जिम्मेदार नहीं है। और इसीलिए जरा समझिए, बच्चों में डिप्रेशन क्यों हो रहा है, उसके पीछे की वजह क्या क्या है। जरा देखिए, इसमें जो सबसे पहले बेवजह का अकादमिक दबाव, माता पिता और सामाजिक दबाव, अलगाव और जीवन शैली, आर्थिक और अन्य कारक, ये वो बड़े कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा दबाव महसूस करता है, सुसाइड कर लेता है, वो डिप्रेशन में चला जाता है, वो अपने आप को सबसे कमजोर समझता है, वो यहां तक कि अपने आप को ही हिराकत की नजर से देखने लगता है। उसमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है। क्या इससे कोई बाहर निकालता है? क्या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सफलता के दावे करते हैं और कहते हैं कि हमारे यहां से इतने बच्चे IIT क्रैक कर गए, JEE क्रैक कर गए, नीट क्रैक कर गए, क्या वो बताते हैं कि उनके यहां के इंस्टीट्यूट के कितने बच्चे डिप्रेशन में चले गए? कितने बच्चे वहां भोजन नहीं ले पा रहे हैं? कितने बच्चे अपने आप को अंधकार में देख रहे हैं? और कितने बच्चों के सपने टूट रहे हैं? क्या ये आंकड़े कभी आते हैं? क्या वाकई में सिर्फ किसी भी जगह से 50 लोगों का सिलेक्शन हो जाना 15,000 की असफलता को जस्टिफाई कर सकते? आप सोचिए सर, एक एक वजह को समझिए जरा। उसके बाद हम आपको वो सच बताने वाले हैं जिसपे आपको खुद से पूछना पड़ेगा कि क्या वाकई में एक बच्चा इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि सबकी जुबान पर यह है कि बच्चों की आत्महत्या हो रही है, इसको रोकना है, बच्चों को सही दिशा में लेकर जाना है, बच्चों को सर्वांगीण विकास कराना है, बच्चों को एक अच्छा माहौल देना है। लेकिन इस सबके बीच में हो कुछ नहीं रहा। वही फैक्ट्री चल रही है, वही एजुकेशन को उत्पाद बना दिया गया है, वही बच्चों को बेचा जा रहा है और जमकर धड़ल्ले से चल रहा है। और माता पिता इसे खरीदने पर मजबूर, और उस मजबूरी में वो अपने बच्चों पर दबाव बनाते हैं। जरा समझिए, बेवजह का अकादमिक दबाव बच्चों पर। यह कानून जो नया है वो कह रहा है कि 5 घंटे से ज्यादा बच्चा कोचिंग इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ेगा, जबकि हकीकत क्या है?
8 से 12 घंटे बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, मॉक टेस्ट दे रहा है, रैंकिंग सिस्टम को वो चैलेंज कर रहा है। हो सकता है पढ़ाई के नाम पर सिर्फ 5 घंटे हो। क्या यह तय होगा कि उसके बाद मॉक टेस्ट नहीं होगा, रिवीजन नहीं होगी, बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी के नाम पर रोका नहीं जाएगा और उस नाम पर पढ़ाया नहीं जाएगा। कोचिंग छात्रों को लगता है कि साथी ज्यादा होशियार है, जिससे आत्मविश्वास उसका कम होता है और यह एक अलग प्रतिस्पर्धा है। इसके लिए माता पिता और सामाजिक अपेक्षाएं भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि सफलता को सामाजिक स्थिति से जोड़कर देखा जाता है और कहा जाता है कि देखिए फला का बच्चा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, तू क्या कर रहा है। ये जो माता पिता की अपेक्षाएं हैं वो बच्चे को तोड़ती हैं और इसीलिए जो सुसाइड लेटर हमने आपको पढ़ाए उनमें कहा जा रहा है कि हम आपकी कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहे, इसलिए हम सुसाइड करें, क्योंकि वो बच्चा जानता है कि उसके पीछे लाखों लाखों रुपए खर्च कर दिए गए और वो बच्चा घर जाकर नहीं कह सकता कि मुझसे नहीं हो रहा है, वो दुनिया छोड़कर चला जाए। सवाल यह है कि जो कोचिंग इंस्टीट्यूट उनको ले रहे हैं, क्या उनका टेस्ट होता है? क्या उनके अंदर इस काबिलियत को चेक किया जाता है कि वो ये कर भी सकता है नहीं? क्या इसको लेकर कोई सिस्टम है, पारदर्शी सिस्टम है, या सिर्फ जितने आएंगे सबको भर लिया जाएगा, सबसे लाखों रुपए ले लिए जाएंगे, उनके बाद जिनको सेलेक्ट होना है वो हो जाएंगे, बाकी जाने, उनकी जिंदगी जाने, उनका भविष्य जाने, उनका परिवार जाने। इन सब स्थिति के अंदर बच्चा अलगाव और जीवन शैली में पूरे तरीके से निम्न हो जाता है, क्योंकि ज्यादातर जगह निम्न स्तर का उसे हॉस्टल मिलता है, नींद की कमी आ जाती है, शारीरिक गतिविधि ना के बराबर होती है, एक कमरे के अंदर वो कैद होता है और हर वक्त सिर्फ रट्टा मारना, किताबों को पढ़ना और बस ये कोशिश करना कि किसी तरह जो वो पूरी दुनिया का बोझ अपने कंधों पर लेकर चल रहा है उसका कसौटी पर खरा उतर सके। इसमें आर्थिक और अन्य कारक भी है, जैसे कोचिंग फीस भारी भरकम है, 1 से 3 लाख सालाना, इससे फीस ज्यादा है और इससे असफलता का डर बढ़ता है, क्योंकि बच्चे को लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो परिवार का एक मोटा पैसा खर्च हो जाएगा और इसलिए बच्चा आत्महत्या करता है। क्या इस फीस को रेगुलेट किया गया? और अगर रेगुलेट किया गया तो क्या यह तय किया गया कि फीस से अलावा जो मांगे जाते हैं उसको कैसे रेगुलेट किया जाए, जिसका जिक्र हमने किया भी कि 41% युवा मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने को भी सही तरीके से देखते नहीं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये यूनिसेफ की रिपोर्ट कह रही है कि सिर्फ 3% छात्रों ने प्रोफेशनल मदद लेने की कोशिश की। तो सवाल यह कि जो बार बार कहा जा रहा है और पिछले 10 सालों से कहा जा रहा है कि हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक काउंसलर होगा, वो काउंसलर कहां है फिर? क्या वाकई में जो 1-1, 2-2 कमरों के अंदर इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, क्या वो काउंसलर रखते हैं? और अगर काउंसलर रखते हैं तो सिर्फ 3% छात्रों ने प्रोफेशनल मदद क्यों ली? ये यूनिसेफ की रिपोर्ट है। क्या कभी कोई इस पर बात करता है कि ऐसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोचिंग फैक्ट्री में छात्र अपने आप में एक प्रोडक्ट हो गया? क्योंकि कभी प्रतियोगी परीक्षाएं और कहें कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं 12वीं के पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, जिसको बच्चा स्कूल में अध्यापकों के जरिए पढ़ता है। अब कमाल की बात यह कि ना तो किताब बदल रही है, ना बच्चा बदल रहा है और ना ही सिलेबस बदल रहा है। तो क्या सिर्फ अध्यापक बदलने से स्थिति बदल जाएगी? क्या सरकारी निजी स्कूलों में काबिल अध्यापकों की कमी है? और क्या इसी कमी को सिर्फ कोचिंग संस्थान ही पूरा कर सकते हैं? या फिर स्कूलों में बच्चों को अच्छे से पढ़ाया ही नहीं जा रहा? और अगर ऐसा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या वो बच्चा जिम्मेदार है? सोचिए जरा, ऐसा क्यों? क्योंकि स्थिति तो बच्चे की ऐसी है और ऐसे मामले बहुत हैं जहां अध्यापक स्कूल में पढ़ाते भी हैं, वो ट्यूशन के लिए भी बुलाते हैं, फिर कोचिंग में भी पढ़ाते हैं। तो क्या शिक्षा सिर्फ कारोबार में बदल रही है? अगर ऐसा है तो क्या कानून से बहुत कुछ बदल सकता है? क्योंकि कानून तो इससे पहले भी बहुत से हैं कोचिंग संस्थानों पर जो लागू होते हैं। तो फिर स्थिति क्यों नहीं बदली? क्या स्थिति को बदला नहीं जा सकता? बदलना चाहते नहीं। एक बच्चा पहले स्कूल में 6 घंटे पढ़े, फिर कोचिंग में 7 से 8 घंटे पढ़े, तो फिर बच्चा सोएगा कब, रिवीजन कब करेगा? क्या बच्चे को रोबोट बनाने के चक्कर में सब बर्बाद हो रहा है? और क्या शिक्षा का केंद्र अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बन गया है? एक आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, जरा इस आंकड़े पर गौर फरमाइए, आपको समझ में आएगा कि जरूरी क्या है।
एक तरफ राजस्थान में वो छात्र हैं जो कोचिंग ले रहे हैं, जिनका आंकड़ा 2.5 से 3 लाख के आसपास बताया जा रहा है, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि ये जो पूरी अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर राजस्थान में कोचिंग इंस्टीट्यूट के इर्द गिर्द घूम रही है, वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास है। अब यह तय करना है कि हमें उन 3 लाख बच्चों को बचाना है या इस 3 लाख करोड़ की अर्थव्यवस्था को बचाना है, यह तय करना पड़ेगा। फिलहाल हमें यह नजर आया आज तक कि इन 3 लाख बच्चों पर बहुत ज्यादा किसी को फिक्र नहीं है, और इसीलिए हर साल सुसाइड के आंकड़े बढ़ते हैं, और उन सुसाइड के आंकड़ों के बढ़ने के साथ साथ ये जो अर्थव्यवस्था में एक बड़ी भूमिका 3 लाख करोड़ के आसपास का पैसा दिखा रहा है, वो और बढ़ता है, सालों साल बढ़ता है। तो क्या वाकई में जो शिक्षा का केंद्र होना चाहिए वो वर्तमान में अर्थव्यवस्था का केंद्र बन गया? क्या वाकई में ऐसा हो रहा है? क्योंकि इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी, प्रदेश की अर्थव्यवस्था का केंद्र होने के बाद भी क्या बच्चों को सुविधाएं मिल रही है, एक और सवाल है। चलिए मान लेते हैं कि अर्थव्यवस्था के पहिए के अंदर एक बड़ी भूमिका इंस्टीट्यूट निभा रहे हैं, एजुकेशन सिस्टम निभा रहा है, लेकिन इतने पैसों के बावजूद क्या बच्चों को सुविधाएं मिल रही हैं? सोचिए, हम बच्चों को बचाने के लिए छत पर लगे पंखों पर रिसर्च कर रहे हैं। अब गंभीर मामला है, सोचिए सर, हम पंखों पर रिसर्च करें कि जब बच्चा उन पर फांसी लगाए तो वो पंखा नीचे ना आए, नीचे आ जाए, ताकि बच्चा मरे नहीं। लेकिन हम ये रिसर्च नहीं करें कि बच्चा फांसी लगाने पर मजबूर क्यों हो रहा है, और जो रिसर्च हो रही है उसको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे। क्या हमने कभी कोई ऐसी रिपोर्ट तैयार की? क्या रिपोर्ट तैयार करके समाधान किया? समाधान के दावे किए तो क्या उनको लागू कराया? शायद कुछ नहीं। और यही वजह कि हर महीने किसी ना किसी घर का चिराग बुझ जाता है। लेकिन जो लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, क्या वो बच्चों को सुविधाएं दे रहे हैं? जबकि नियम कहता है कि प्रत्येक छात्र के लिए कम से कम 1 वर्ग मीटर जगह एक क्लास के अंदर होनी चाहिए। 1 वर्ग मीटर जगह यानी कि लगभग 3.25 बाय 3.25 के आसपास का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन मैं यकीन से कहता हूं कि इस 1 वर्ग मीटर के अंदर 3-3 बच्चे बैठते हैं। क्या कभी किसी ने ध्यान दिया? नियम कह रहा है भवन में अग्नि सुरक्षा होनी चाहिए, भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र अनिवार्य होना चाहिए। क्या इसको फॉलो किया जा रहा है? वर्तमान में क्या फॉलो किया जा रहा है? अच्छी वेंटिलेशन होनी चाहिए, क्या इसको फॉलो किया जा रहा है? आपको ऐसी जगह पर कोचिंग इंस्टीट्यूट मिल जाएंगे ना जहां सूर्य उगता हुआ रोशनी डालेगा और ना जाता हुआ सूर्य रोशनी डालेगा। क्या वहां लाइटिंग है, प्रॉपर लाइटिंग, बिजली, पीने के पानी, सीसीटीवी, फर्स्ट एड किट, मेडिकल सहायता क्या वहां पर उपलब्ध है? इन सबको छोड़िए, क्या वहां समुचित मात्रा में शौचालय ही उपलब्ध है? क्योंकि हम उन बच्चों से भी मिले जिन्होंने कहा कि एक क्लास में 300 छात्र हैं, जिनमें लड़कियां भी हैं, और वहां सिर्फ 1 शौचालय है। अब सोचिए कैसे इस्तेमाल होता हो। क्या किसी ने इस तरफ ध्यान दिया? दिव्यांग अनुकूल सुविधाएं होनी चाहिए, और ये RPWD एक्ट 2016 कह रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? शायद नहीं। छात्र शिकायत समिति बनाई जाए, क्या है कहीं? ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज जब हम कई कोचिंग संस्थानों के बच्चों से मिलने पहुंचे कि आप अपनी समस्याओं को बताएं, तो उन्होंने क्या कहा आप जानते हैं? उन्होंने कहा कि हम नहीं बताएंगे, क्योंकि अगर हमारा चेहरा टीवी पर आया तो हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हमारे अगेंस्ट एक्शन लेंगे। अब सोचिए, डर के अंदर बच्चा पढ़ रहा है, वो अपनी समस्याएं तक नहीं बता पा रहा है। कहा जा रहा है कि दैनिक क्लास 5 घंटे से ज्यादा नहीं होगी, तो फिर ये 8 से 12 घंटे कैसे चलती? यह भी कहा जाता है कि सुबह जल्दी या देर रात नहीं होनी चाहिए, लेकिन यह भी आपको नजर आता है। साप्ताहिक अवकाश अनिवार्य है, क्या आपने कहीं देखा है? उसके अगले दिन कोई टेस्ट नहीं होगा, क्या ऐसा महसूस किया है? जीवन कौशल, करियर गाइडेंस, काउंसलिंग पर फोकस होगा, कहीं नहीं, सिर्फ बाजार पर फोकस। बाकायदा साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर नियुक्त करने होंगे, और ये आज नहीं, ये 5-10 साल से चल रहा है। छात्रों को तनाव प्रबंधन सिखाया जाएगा, माता पिता को नियमित अपडेट देंगे। अपडेट जो जाता है ना माता पिता के पास, वो ये जाता है कि आइए आपके बच्चे ने सुसाइड कर ली है, उसकी डेड बॉडी को लेकर जाइए। जब जिम्मेदारी के साथ कई बार हमने कोशिश की कि क्या वाकई में हम ये जांच पाते हैं कि बच्चे ने सुसाइड क्यों की, एक सुसाइड लेटर से ही तक
तो कॉज ऑफ डेथ में कई बार होता है कि बच्चे का दम घुटने से उसकी जान चली। अगर कोई फंदे पर लटकेगा तो उसका दम ही घुटेगा, लेकिन वो फंदे पर लटका, उसका दम घुटा, उसके पीछे की वजह क्या थी? क्या हमने कभी सोचने की कोशिश की? क्या हम कोचिंग संस्थानों से सवाल करते हैं कि भाई ऐसा क्या है कि सिर्फ आपके यहां पढ़ने वाला बच्चा सुसाइड करता है? ऐसा क्या है कि बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्लासरूम अपने आप में टॉर्चर रूम बन रहे हैं जिनसे हम बच्चों को निकाल नहीं पा रहे, बल्कि जबरदस्ती उनको पकड़ पकड़ के वहां ठूस रहे हैं? क्योंकि जयपुर में दर्जनों, शायद सैकड़ों कोचिंग संस्थान है। क्या यहां वर्तमान नियमों की पालना हो पा रही है? स्थिति यह है कि कई जगहों पर शौचालय तक प्राप्त नहीं है। एक छोटे से क्लासरूम में इतने बच्चों को भर दिया जाता है कि सांस लेने में भी दिक्कत आ जाए, समझने में दिक्कत आ जाए, और ऐसे उदाहरण हुए हैं। हालांकि उसके बाद फौरी तौर पर एक्शन लिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कोई नहीं जानता। एक क्लास खत्म होती है, दूसरी शुरू होती है, बच्चे का दिमाग दूसरे पाठ्यक्रम के लिए तैयार भी नहीं हो पाता। ना कोई कैंटीन, ना कोई प्लेग्राउंड, ना ही कोई और व्यवस्था। स्थिति तो यह है कि कई कोचिंग संस्थान दुकानों की तरह खुलते हैं, जहां बच्चा सिर्फ एक ग्राहक जो पढ़ाई लेता है, पैसे देता है, चला जाता है। क्या यही सरकारों का बच्चों के प्रति सर्वांगीण विकास है? क्या वर्तमान नियमों में ऐसे संस्थानों पर एक्शन हुआ सिर्फ तब जब कोई बड़ी घटना घटी, खाना पूर्ति जरूर हुई और सब चुप बैठ गए? तो वर्तमान स्थिति के लिए कानून जिम्मेदारी या लापरवाही? क्यों कोचिंग संस्थाओं को कोचिंग हब में शिफ्ट नहीं कराया जाता, जहां बच्चों के सर्वांगीण विकास की हर व्यवस्था मौजूद है? कानून बहुत जरूरी है, मजबूत कानून बहुत जरूरी है, लेकिन उसका एजुकेशन उससे ज्यादा जरूरी है।